तो नेक्स्ट हमारे पास अब जो यूनिट है जिसके फार्मूलाज को हम यहाँ रिवाइज करेंगे, अब हमारे पास है सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो टॉपिक है बड़े लिमिटेड से हैं, बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मैं शुरू में बता दिया था आपको, थीटा, और थीटा किसके इक्वल है, एस ओवर आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। और इसके अलावा ये फार्मूला यूज होता है ओमेगा इंटू टी। यूनिट आपको पता है कि इसका ऐसा ही रेडियन है। सेकंड हमारे पास जो फार्मूला है वो किसका है, वो हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी का, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ओमेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। और इसके अलावा ये फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, टेंजेंशियल स्पीड ओवर रेडियस। कि जब एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट करती है तो जो स्पीड हमारे पास होती है वो वी टी, और डायरेक्शन अलॉन्ग टेंजेंट ये वी टी है, और ये हमारे पास आर। तो वी टी डिवाइड बाय आर ये भी हमें क्या फाइंड करने में हेल्प करेगा, ओमेगा को फाइंड करने में हेल्प कर रहा होगा। इसके अलावा अगर हम कंप्लीट वन रोटेशन की बात करें कि लेट से एक बॉडी ने कंप्लीट रोटेशन की, पॉइंट ए से बॉडी मूव हुई, दोबारा पॉइंट ए पर आई, इस केस में वन अगर रेवोल्यूशन है या वन हमारे पास रोटेशन है तो थीटा कितना होगा, 2 पाई, और टाइम कितना होगा, टाइम पीरियड। तो ऐसे केस में फार्मूला यूज होता है ओमेगा का 2 पाई ओवर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई एफ यूज हो रहा होगा। तो याद रखना ये फार्मूला अप्लाई कब होता है, जब कंप्लीट हम साइकिल लेते हैं तो थीटा की जगह 2 पाई पुट कर देते हैं और टाइम की जगह हम टाइम पीरियड को रिप्लेस कर देते हैं। यूनिट आपको पता है इसका रेडियन पर सेकंड होता है। थर्ड हमारे पास जो है दैट इज एंगुलर एक्सेलेरेशन। एंगुलर एक्सेलेरेशन सिर्फ और सिर्फ तब हमारे पास होती है जब हमारी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मोशन में ये यूज नहीं होता, ये सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूज हो रहा होता है। और एंगुलर एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं इसको, अल्फा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, और ये इक्वल होता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ओवर रेडियस। मैंने बड़ा एक डिटेल में बताया था कि जब हमारे पास टेंजेंशियल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज होती है ना, तब एंगुलर एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ये इन्वॉल्व होते हैं। और इसके अलावा टॉर्क के केस में फार्मूला देखें तो टॉर्क ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी एंगुलर एक्सेलेरेशन है। और एंगुलर एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है टॉर्क की वजह से। जैसे फोर्स प्रोड्यूसेस लीनियर एक्सेलेरेशन एंड टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलेरेशन, ये चीज याद रखिएगा। फिर एक और ऊपर वाले और नीचे वाले से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के वेक्टर फॉर्म में जब लिखते हैं तो वी टी, ये भी डिटेल में मैंने बताया था, ये आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता, ये ओमेगा क्रॉस आर होता है। ये पॉइंट याद रखना है कि वेक्टर फॉर्म में जब हम लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास इनका आपस में रिलेशन बनता है। और इसी तरह यहां पर भी जो नीचे रिलेशन बनता है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन का, वो हमारे पास अल्फा क्रॉस आर बन रहा होता है, आर क्रॉस अल्फा नहीं होता। और रीजन आपको पता है डायरेक्शन के क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स की जब हम डायरेक्शन लेंगे तो रिजल्टेंट के अलॉन्ग आनी चाहिए। दोनों केसेस में हमने इसका ख्याल रखना होता है। और एंगुलर एक्सेलेरेशन का यूनिट हमारे पास क्या है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हमारा यूज हो रहा होता है। नेक्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। इससे पहले कि मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करूं, एक पॉइंट मैं यहां बता दूं कि हमारे पास अगर एक रिजिड बॉडी हो ना, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, जिसपे फोर्स अप्लाई करने से उसके पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो कोई भी रिजिड बॉडी हमारे पास है, लेट से एक डिस्क है सर्कुलर, तो अगर वो किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो उसकी रिजिड बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, पॉइंट मैसेज M1 M2 M3 M4 Mn, चाहे वो डिफरेंट मैसेज हैं सेम मैसेज हैं, उनका सेंटर से डिफरेंट रेडियस है, लेकिन तमाम के लिए
ओमेगा तमाम के लिए अल्फा वो सेम होगा, मतलब ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 3 इक्वल टू ओमेगा n, ये सेम होगा। इस तरह अल्फा भी हर एक पॉइंट के लिए पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 वो क्या होगा, वो सेम होगा। लेकिन बार बार कहूँगा ये रिजिड बॉडी के लिए है। अगर बॉडी रिजिड नहीं है तो फिर नहीं। थीटा भी सेम होगा ऑब्वियसली, वो थीटा को में कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी तमाम की क्या होगी, वो सेम होगी। ठीक है, ये रिजिड बॉडी की बात मैं कर रहा हूं। अब आते हैं सेंटीपिटल फोर्स की तरफ। सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला जो सबसे सिंपल हमारे पास है मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, वो एम वी स्केयर ओवर आर होता है। वी आर ओमेगा पुट करें तो यह आ जाता है एम ओमेगा स्केयर आर। ओमेगा की जगह 2 पाई ओवर टी पुट करें तो हमारे पास ओमेगा जब 2 पाई ओवर टी आएगा तो ये क्या आएगा, 4 पाई स्क्वायर एम आर ओवर टी स्क्वायर। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल फ्रीक्वेंसी तो 4 पाई स्क्वायर एम आर एफ स्क्वायर। और इवन ये जो सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला है इसको काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी लिखा जाता है, ये भी लेक्चर में बताया था, 2 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी ओवर रेडियस। और आप इवन इस काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में भी रिप्लेस कर सकते हैं। अब इन फार्मूलाज में देखें तो कहीं पर आर के साथ रिलेशन इनवर्स है, कहीं पर डायरेक्ट है, कहीं पर पावर 1 के साथ है, कहीं पर पावर 2 के साथ है। कब कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा हमारी कंडीशन के ऊपर। पहला जो फार्मूला है एम वी स्क्वायर ओवर आर, उसमें रिलेशन रेडियस से इनवर्स है अगर वी सेम हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। दूसरे केस में आर के साथ डायरेक्ट है अगर ओमेगा कांस्टेंट हो। तीसरे में भी आर के साथ हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, वो डायरेक्ट है। और यहां पर भी हमारे पास क्या कांस्टेंट होगा, यहां पर भी जो कांस्टेंट होगा वो टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, बाकी तो वैसे ही कांस्टेंट है। फोर्थ में भी आर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और यहां पर भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी। तो मींस हमें कंडीशन बताएगा एग्जामिनर, वेलोसिटी कांस्टेंट है तब क्या रिलेशन है, ओमेगा कांस्टेंट है तब क्या रिलेशन है, टाइम पीरियड कांस्टेंट है तब क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तब क्या रिलेशन है, और अगर काइनेटिक एनर्जी बॉडीज की कांस्टेंट हो और आर के साथ कंपेयर करना हो तब क्या रिलेशन है। तो ये ख्याल रखना है कि आर के साथ रिलेशन तभी बनेगा जब आपको एक थर्ड क्वांटिटी के बारे में बताएगा कि उसका रिलेशन क्या है। तो ये सेंटीपिटल फोर्स के फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए और कब कौन सा रिलेशन ये देखना है। फिर अगर हम वेक्टर फॉर्म में सेंटीपिटल फोर्स को लिखते हैं तो एक तो आगे मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर ओवर आर। आपको पता है कि सेंटीपिटल फोर्स को रेडियल फोर्स और इसके अलावा सेंट्रल फोर्स का नाम भी दिया जाता है। ये टुवर्ड सेंटर होती है, अलोंग रेडियस होती है। इसका मतलब यहां पर जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो आएगा आर कैप, और ये टुवर्ड सेंटर है तो यहां साइन क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्योंकि अगर एक बॉडी एक सर्कल में रोटेट कर रही है, ये हमारे पास उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वो बॉडी है जिसका मास m, तो जो पोजीशन वेक्टर है वो ये r है। और आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, ये लेफ्ट टू राइट है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लेकिन जो आपका सेंटीपिटल फोर्स होती है वो इस पोजीशन वेक्टर के ऑपोजिट होती है। इस वजह से सेंटीपिटल फोर्स के फार्मूला में यहां साइन क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। और फिर मैंने एक और इसमें कंडीशन बताई थी कि जो यूनिट वेक्टर होता है वो वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड होता है। तो ये फार्मूला अगर मैं बजाय यूनिट वेक्टर के वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एम वी स्क्वायर आर और नीचे क्या बन जाएगा, आर का स्क्वायर। तो ये गलत नहीं है, ये ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन हमेशा प्रेजेंट होती है, चाहे यूनिफॉर्म मोशन हो या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को हम रेडियल एक्सेलेरेशन, सेंट्रल एक्सेलेरेशन भी कहते हैं। और आज एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, उसके अकॉर्डिंग इसको नॉर्मल एक्सेलेरेशन भी कहा जाता है। और इसको नॉर्मल क्यों कहा जाता है, उसकी वजह ये हमारे पाथ के नॉर्मल होती है, क्योंकि बॉडी के पाथ को चेंज करती है। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का ताल्लुक किससे है, वो डायरेक्शन से है। जब टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, जब टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है तो तब हमारे पास ये इन्वॉल्व होता है। बल्कि इसको मैं यूं लिखूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन चेंजेस डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी।
शानयाली नॉर्मल ऐसे कि जिस पाथ पे बॉडी मूव कर रही होती है, अगर ये बॉडी की वेलोसिटी है तो जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होती है वो उस पाथ के परपेंडिकुलर अप्लाई होती है, नॉर्मल अप्लाई होती है। और इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से उसका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट पाथ से क्या हो जाता है, कर्व हो जाता है। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी का जो पाथ होता है, पाथ ऑफ मोशन, उसके नॉर्मल अप्लाई होकर उसके पाथ को कर्व पाथ में कन्वर्ट करती है। इस वजह से हम इस एक्सेलरेशन को नॉर्मल एक्सेलरेशन का नाम देते हैं। ये पाथ के नॉर्मल होती है। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूलाज कोई डिफरेंट नहीं है। ये ऊपर जो फार्मूलाज लिखे ना मैंने, इन फार्मूलाज में एम ना लिखें, क्योंकि जो सेंटीपिटल हमारे पास एक्सेलरेशन होगी वो कैसे आएगी, सिंपली फोर्स को डिवाइड कर दे मैस, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हर फार्मूला में मैस कैंसिल होता जाएगा, पी स्क्वायर ओवर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, इसके अलावा 4 पाई स्क्वायर आर ओवर टी स्क्वायर, और इसके अलावा 4 पाई स्क्वायर आर इंटू एफ स्क्वायर। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूलाज हैं। और इसको भी अगर वेक्टर फॉर्म में आप लोग लिखते हो तो यहाँ भी नेगेटिव साइन आएगा, वी स्क्वायर ओवर आर, और यहाँ पर आएगा आर यूनिट वेक्टर। और इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो नीचे आ जाएगा आर का स्क्वायर और यहाँ आर वेक्टर। और कई दफ़ा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए यूँ लिखता है वी ओवर आर होल स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ये किसका फार्मूला है, तो ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, क्योंकि नया ये कोई फार्मूला नहीं है। नेक्स्ट यहाँ मैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के साथ ही टेंजेंशियल की बात भी करना चाहूँगा, और सेंटीपिटल के साथ मैं ये पॉइंट लिख दूँ ताकि आपको याद रहे कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन is present in both uniform and non-uniform circular motion। क्योंकि जहां भी सर्कुलर मोशन होगी वो होगी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से, उसके अलावा तो बॉडी का पाथ बेंड ही नहीं हो सकता। तो ये हर तरह की हमारे पास मोशन में प्रेजेंट होती है, लेकिन जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और उसके अलावा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये सिर्फ और सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि कई दफ़ा स्टूडेंट पूछते हैं कि जब बॉडी की यूनिफॉर्म मोशन होती है, सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट लेते हैं, हम कहते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। ये पॉइंट कैसा है? अब इसमें बड़ी सिंपल सी कोई रीज़न है, कोई मुश्किल रीज़न नहीं है। अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ एक परफेक्ट मैं सर्कल यहाँ लेता हूँ। ये मेरे पास एक सर्कल है, ये सर्कल का मेरे पास सेंटर है O। मैं 4 पॉइंट से बस लूँगा, A, B, C और D। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर मैं ड्रॉ करता हूँ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, इसको मैं बोल देता हूँ A के साथ। इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को मैं नाम दे देता हूँ B के साथ। इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को मैं नाम दे देता हूँ C के साथ, और इस सेंटीपिटल एक्सेलरेशन को मैं नाम दे देता हूँ D के साथ। मुझे बताएं, क्या इन चारों पॉइंट्स पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम है? क्या इन चारों पॉइंट्स के ऊपर जो मैं यूनिट वेक्टर यूज करूंगा, क्या सबके साथ I यूज करूंगा, सबके साथ J यूज करूंगा, सबके साथ नेगेटिव I यूज करूंगा, या सबके साथ नेगेटिव J यूज करूंगा? तो इसका आंसर क्या होगा? नो। जब मैं A की बात करूंगा तो मैं A के साथ जो यूनिट वेक्टर यूज करूंगा वो नेगेटिव I करूंगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के दौरान टुवर्ड्स है। जब मैं B की बात करूंगा तो उसके साथ मैं नेगेटिव J लिखूंगा क्योंकि नेगेटिव Z Y एक्सिस के अलॉन्ग है। जब मैं C की बात करूंगा तो मैं पॉजिटिव I लिखूंगा, वो पॉजिटिव एक्सिस के दौरान है, की तरफ है। और जब मैं D की बात करूंगा तो D के ऊपर मैं जो डायरेक्शन मेंशन करूंगा वो पॉजिटिव J की करूंगा क्योंकि पॉजिटिव Y के अलॉन्ग है। इवन हर पॉइंट पे डिफरेंट है। ये तो मैंने 4 पॉइंट्स लिए, अगर मैं इनके दरमियान भी कोई पॉइंट ले लेता हूँ ना, यहाँ पर ले लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ, वहाँ भी सेम नहीं है। तो याद रखिएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, या सेंटीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होती।
वो हर पॉइंट के ऊपर चेंज हो रही होती है। इसी वजह से जब हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन हर वो चीज जो वेक्टर है, जो अपने आप को चेंज कर रही है, वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो वेक्टर वो जो चेंज हो रहा हो डायरेक्शन वाइज, वो कांस्टेंट नहीं होगा। अगर मैं ओमेगा की बात करता हूं, एंगुलर वेलोसिटी की, तो एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन भी वही है। अगर उसका पॉइंट सेंट्रल पॉइंट चेंज नहीं हो रहा, तो उसके केस में तो आंसर वही आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन प्रेजेंट होती है सिर्फ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये चेंज करती है मैग्नीट्यूड को टेंजेंशियल वेलोसिटी की या टेंजेंशियल स्पीड की। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करे, पाथ को कर्व करे, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, और जो मैग्नीट्यूड को चेंज करे, बॉडी को एक्सेलेरेट करवाए कि बॉडी कभी सर्कुलर पाथ में स्पीड अप हो जाए, कभी स्लो हो जाए, तो वो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है। इसके फार्मूलाज क्या होंगे, जो ऊपर लिख भी चुका हूं, आर अल्फा। इसके अलावा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये इसके फार्मूलाज हैं टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के। अब कई दफा हमें टोटल एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करनी पड़ती है, नेट एक्सेलेरेशन, कि अगर मोशन हमारी नॉन यूनिफॉर्म है, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करें। तो हमें पता है कि हमारे सर्कुलर पाथ के अंदर ये दोनों जो एक्सेलेरेशन है, ये परपेंडिकुलर है। एक अलॉन्ग रेडियस है, जिसको हम सेंटीपिटल या रेडियल बोल रहे हैं, एक अलॉन्ग टेंजेंट है, एंगल 90 है। तो हेड टू टेल रूल जब यूज करेंगे हम, तो हेड टू टेल रूल यूज करने के बाद हमारा ये रिजल्टेंट आएगा, ये है नेट एक्सेलेरेशन। तो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा अंडर रूट सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर, या फिर आप सेंटीपिटल की जगह यहाँ पर रेडियल का भी यूज कर सकते हो, रेडियल का स्क्वायर और टेंजेंशियल का स्क्वायर। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे, मेरा ख्याल है पता है आपको कि कैसे वैल्यू पुट करनी है। जो वैल्यूज गिवन होंगी उसके मुताबिक फार्मूला आएगा और ये सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, फर्स्ट करो मुझे ये डायरेक्शन फाइंड करनी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये भी फाइंड आप कर सकते हो tan से। tan इनवर्स परपेंडिकुलर कौन है, AT, और बेस कौन है, AC या AR। तो आप इवन इस जो रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन है उसकी डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन और फोर्स की डायरेक्शन चेंज होगी। जो बात आप एक्सेलेरेशन के लिए करोगे वही बात फोर्स के लिए करोगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। तो जिस पॉइंट पे सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आई के अलॉन्ग है, उस पॉइंट पे सेंटीपिटल फोर्स भी पॉजिटिव आई के अलॉन्ग है। नेक्स्ट मैं फार्मूला यहाँ पर लिखूंगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स का। ऐसा ये न्यूमेरिकल में यूज तो नहीं होता, लेकिन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं बताता हूँ कैसे आएंगे। फार्मूला बनता है GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर होल क्यूब रूट, और इवन ये फार्मूला यूं भी लिखा जाता है R क्यूब इज इक्वल टू GMT स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। याद रखिएगा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स जो हैं ये अप्लाई होती हैं ऑर्बिटल मोशन में, क्योंकि सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन में है। इसका मतलब ये जो फार्मूला बना, इसमें जो R क्यूब का रिलेशन T के स्क्वायर के साथ है, ये ऑर्बिटल मोशन में अप्लाई होता है, स्पिन मोशन में अप्लाई नहीं होता। अब मैं आपको ऑर्बिटल और स्पिन की एग्जांपल अगर अर्थ से ही दूं, तो फर्ज करें हमारे पास ये सन है और सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है। तो अर्थ की दो तरह की मोशन है यहाँ पर। जो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, ये इसकी ऑर्बिटल मोशन है। लेकिन इसके अलावा जो अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही है, ये इसकी स्पिन मोशन है। ये फार्मूला दोनों पर अप्लाई नहीं होगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ये फार्मूला जो है R क्यूब का T स्क्वायर से, ये सिर्फ अप्लाई होगा ऑर्बिटल मोशन के केस में। इसमें एक और मैं एग्जांपल अगर दूं सैटेलाइट की, तो हमारे पास जो सैटेलाइट होती है
या मून है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, और वो मोशन कौन सी है? सैटेलाइट की। सैटेलाइट की मोशन ऑर्बिटल है, इस पे अप्लाई हो जाएगा, लेकिन अर्थ की स्पिन मोशन के लिए या किसी भी बॉडी की स्पिन मोशन के लिए अप्लाई नहीं होगा। अब दो मैं रिलेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑर्बिटल का भी और स्पिन का भी, ताकि क्वेश्चन अगर आए कि डिस्टेंस सैटेलाइट और अर्थ के दरमियान, डिस्टेंस सन और अर्थ के दरमियान अगर चेंज हो तो तब क्या फार्मूला यूज होगा। तो ऑर्बिटल मोशन में हमारा फार्मूला होगा आर क्यूब प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। नॉर्मली टाइम को कैलकुलेट करने को कहा जाता है तो टी प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3/2, और जब रेशो का सवाल आता है तो T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 होल पावर 3/2। और ये पावर 3/2, 5/2, 7/2, 4/3, 3/4 सॉल्व करने का मैंने मेथड बताया था, मैं उसको रिपीट कर दूं। ऐसी पावर आए तो वैल्यूज को देखें कि वैल्यूज का पहले क्या क्यूब ले लें या पहले उनका स्क्वायर रूट ले लें। तो ये पावर यूं लिख लें, पहले इसका स्क्वायर रूट ले लें फिर क्यूब ले लें, आंसर आ जाएगा। या इसको उल्टा भी किया जा सकता है। इसको उल्टा करने का मतलब क्या होगा कि मैं अगर वैल्यू को देखता हूं और मैं सोचता हूं कि पहले क्यूब ले लूं तो ज़्यादा बेहतर है, और क्यूब लेने के बाद जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब मैं स्पिन मोशन में अगर बात करूं कि स्पिन मोशन में फिर क्या फार्मूला अप्लाई होगा, जैसे आपके चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन है कि अगर अर्थ का रेडियस हाफ हो जाए तो फिर ड्यूरेशन ऑफ डे क्या हो जाएगा। तो स्पिन मोशन में याद रखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यूज होता है, और वहां पर टाइम का रिलेशन आर के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट होता है, और वहां जो रेशियो बनती है T1/T2 इज इक्वल टू R1/R2 होल स्क्वायर बनती है। और अगर इसमें मैस भी चेंज हो रहा हो तो फिर T का रिलेशन mr स्क्वायर से होगा, फिर आपका बनेगा T1/T2 इज इक्वल टू M1/M2 इंटू R1/R2 होल स्क्वायर। फिर ये रिलेशन बन रहे होते हैं। मेरा ख्याल है फार्मूलाज हो गए पूरे। इस फार्मूला में एक और भी फार्मूला लिख देता हूँ, आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है कहीं पर, ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड करने का। उसका फार्मूला हमारे पास होता है √Gm/r। r क्या है हमारे पास? ऑर्बिटल रेडियस, कि अगर हमारे पास ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, ये ऑर्बिटल रेडियस है। इसमें जो फार्मूला में मैस है वो अर्थ का मैस है। सैटेलाइट का मैस डबल करें, हाफ करें, उससे ऑर्बिटल स्पीड को फर्क नहीं पड़ता। और जो हम कहते हैं जियो स्टेशन सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड 3.1 किलोमीटर पर सेकंड है, वो आप इसी फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। और इवन ये फार्मूला अगर हमारे पास यूं लिखा जाए 2πr/t तो सेम आंसर आएगा। ये इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड है, वो इन टर्म्स ऑफ मैस और कैपिटल जी है। ये कहाँ से लिखा मैंने? v इज इक्वल टू r ओमेगा से। मेरा ख्याल है कोई फार्मूला मिस अभी नहीं हुआ। हमारे सर्कुलर मोशन तक जो फार्मूला से सारे हो गए हैं कंप्लीट। देखिए हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर सेंटीपिटल फोर्स नॉन जीरो होती है, सेंटीपिटल एक्सलेशन नॉन जीरो होती है। ये तो दोनों जगह प्रेजेंट है, यहाँ भी सेंटीपिटल फोर्स है, यहाँ भी सेंटीपिटल एक्सलेशन है, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ मैं एंगुलर वेलोसिटी की, तो यहाँ पर जो ओमेगा होगा ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, यहाँ जो ओमेगा होगा वो क्या होएगा? वो कांस्टेंट नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अल्फा की, तो ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर अल्फा जीरो होगा और यहाँ पर अल्फा क्या होएगा? नॉन जीरो होगा। अगर अल्फा जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सलेशन यहाँ पर जीरो है, और यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सलेशन है वो क्या है? वो नॉन जीरो है। अगर अल्फा जीरो है तो यहाँ टॉर्क जीरो है, और यहाँ जो टॉर्क है वो नॉन जीरो है। अगर टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब होगा कि एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर क्या होएगा? कांस्टेंट, और एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज होगा वो जीरो। और अगर यहाँ टॉर्क नॉन जीरो है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, तो चेंज भी इसका नॉन जीरो आएगा। काइनेटिक की बात करें तो पहले केस में हमारे पास टेंजेंशियल स्पीड की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। और यहाँ अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी।
इम्पल्स फोर्स के साथ रिलेशन बना लेगा, ठीक है। क्योंकि हम जब बात करेंगे कि हमारे पास जो टॉर्क है, टॉर्क नॉन जीरो है, तो यहां पर फोर्स अप्लाई हो रही है और फोर्स क्या कर रही है, या मोमेंटम को चेंज करेगी। और ये कौन सी फोर्स है, टेंजेंशियल। और यहां पर किसी भी किस्म की टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई नहीं होती, यहां पर अप्लाई हो रही होती है। और अगर ये मोमेंटम को चेंज करेगी लीनियर, ऑटोमेटिकली इंपल्स तो होगा। यानी मैं यहां पर कहूंगा कि यहां जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं है, और यहां मोमेंटम की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपके पास, वो कांस्टेंट है। तो ये वो चीजें हैं जो आपने पूछी हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है और क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता। डायरेक्शंस की बात करें तो डायरेक्शंस हमें पता होनी चाहिए, इनकी डायरेक्शंस क्या हैं। अगर हमारे पास ये एक सर्कुलर पाथ है, एंगुलर क्वांटिटीज जो सारी की सारी होती हैं वो अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होती हैं। हमारे पास टॉर्क, थीटा अगर वेक्टर है, ओमेगा, अल्फा, एंगुलर मोमेंटम, ये तमाम वो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक्सियल बोला जाता है, अलोंग एक्सिस होती हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वांटिटीज हैं जो अलोंग रेडियस हैं। जो अलोंग रेडियस हमारे पास क्वांटिटीज हैं उनमें कौन कौन आता है, उनमें सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन आती है, उनमें सेंटीपिटल फोर्स आती है, और ये क्वांटिटीज हमारे पास कहलाती हैं रेडियल। इसके अलावा अगर लिखना चाहें तो हम पोजीशन वेक्टर भी लिख सकते हैं आर। फिर कुछ क्वांटिटीज हमारे पास होती हैं जो अलोंग टेंजेंट होती हैं। अलोंग टेंजेंट जो क्वांटिटीज हैं उनमें टेंजेंशियल वेलोसिटी आती है, उनमें टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आती है। टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के अलावा हमारी टेंजेंशियल फोर्स आती है। टेंजेंशियल फोर्स के अलावा हमारा जो लीनियर मोमेंटम है ये आता है। और ये जो तमाम क्वांटिटीज़ हमारे पास होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये क्वांटिटीज़ हमारे पास कहलाती हैं टेंजेंशियल क्वांटिटीज़। और इनका आपस में एंगल अगर देखें तीनों का तो 90 होगा। ये एंगल हमारे पास 90 है, ये एंगल 90 है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हॉरिजॉन्टल सर्कल और वर्टिकल सर्कल की बात हमने की थी। हॉरिजॉन्टल सर्कल में हर पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होती है वो सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होती है। अगर हमारे पास एक बॉडी एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है, उस बॉडी का मास m है, उसका रेडियस r है, तो हर पॉइंट के ऊपर अगर आपको कहा जाए कि हमारे पास सेंटीपिटल फोर्स किसके इक्वल है, तो हर पॉइंट के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स स्ट्रिंग में जो प्रेजेंट टेंशन है उसके इक्वल होती है। ये स्ट्रिंग की टेंशन है। टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होती है, टेंशन हमेशा बॉडी से अवे होती है, टुवर्ड्स सेंटर होती है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में हर पॉइंट पे जो टेंशन है वही सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। कई दफ़ा हमें स्पीड फाइंड करने को कहा जाता है, तो फार्मूला क्या बनेगा, टी आर ओवर एम होल अंडर रूट। तो दूसरा हमारे पास इसमें केस आता है, वो हमारे पास आता है वर्टिकल सर्कल का। ये थोड़ा सा आपके पास डिफरेंट है। हॉरिजॉन्टल सर्कल में वेट क्यों नहीं इन्वॉल्व होता, क्योंकि हर पॉइंट पे जब हम वेट की डायरेक्शन को देखते हैं ना, तो वेट किसी भी पॉइंट पे टुवर्ड सेंटर नहीं है। बॉडी यहाँ पर हो, बॉडी यहाँ पर हो, बॉडी यहाँ पर हो, या बॉडी यहाँ पर हो, हर पॉइंट के ऊपर वेट टुवर्ड सेंटर एक्ट नहीं कर रहा। और सेंटीपिटल का मतलब होता है सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ हो। तो सेंटर की तरफ हर पॉइंट पे कौन है, टेंशन है। इस वजह से हॉरिजॉन्टल सर्कल में टेंशन ही सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल आता है। लेकिन जब बॉडी को हम वर्टिकल लूप देते हैं, वर्टिकल पाथ में बॉडी रोटेट कर रही होती है, तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, वहां पर वेट इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से हमारे फार्मूलाज के अंदर हम देखेंगे कि वेट सेंटीपिटल फोर्स का कॉज बनेगा। अब मैं इसमें अगर पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं, तो मेरे पास लेट से ये सेंटर है O, ये मेरे पास इसका रेडियस है R। इस पॉइंट को बोल देते हैं मैस M, पॉइंट A के ऊपर है। यहाँ से मूव करके बॉडी यहाँ पर आ गई टॉप पर, ये इसका पॉइंट B। इसके बाद बॉडी यहाँ से रोटेट करके यहाँ पर आ गई बिल्कुल A के ऑपोजिट साइड के ऊपर B, और सॉरी C, और इसके बाद बॉडी रोटेट करके B के ऑपोजिट पॉइंट पर आ गई, जो पॉइंट क्या है D। और भी कोई भी पॉइंट हो सकता है।
जहाँ पर आप ये चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि मेरे पास हर पॉइंट के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर टेंशन का फार्मूला क्या होगा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेक्टर्स को यहाँ ड्रॉ करता हूँ। पहले वेट को मैं हर पॉइंट पे रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पर मेरा वेट डाउनवर्ड mg, यहाँ पर मेरा वेट डाउनवर्ड mg, यहाँ भी वेट डाउनवर्ड mg और यहाँ पर भी वेट डाउनवर्ड mg। अब टेंशन को रिप्रेजेंट करें, टेंशन along the string away from body, tension along the string away from body, tension along the string away from body and tension along the string away from body। अब रिजल्टेंट फाइंड करें। हर पॉइंट पर पता चल जाएगा कि सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स है, जो सेंटीपिटल फोर्स। यहाँ सेंटर की तरफ फोर्स जो है वो सिर्फ कौन सी है, टेंशन। यहाँ सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो कौन सी है, वो टेंशन और वेट का सम, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। यहाँ पर सेंटर की तरफ फोर्स सिर्फ टेंशन, और यहाँ पर जो है सेंटर की तरफ फोर्स वो टेंशन और वेट का डिफरेंस है। तो मैं अब हर पॉइंट पे लिखूं तो पॉइंट ए के ऊपर जो सेंटीपिटल फोर्स है वो टेंशन के इक्वल है, हॉरिजॉन्टल सर्कल की तरह। सी पॉइंट के ऊपर भी सेंटीपिटल फोर्स टेंशन के इक्वल है। बी पॉइंट के ऊपर और डी पॉइंट पर ऐसा नहीं है। अगर मैं बी पॉइंट और डी पॉइंट को स्पेसिफिकली यहां मेंशन करूं तो मेरे पास डी पॉइंट के ऊपर सेंटीपिटल फोर्स टेंशन और वेट का सम है, क्योंकि टेंशन और वेट की डायरेक्शन सेम है। और यहां से जब हम टेंशन को कैलकुलेट करते हैं तो टेंशन सेंटीपिटल फोर्स और वेट के डिफरेंस के इक्वल आती है, जिसको हम लिखते हैं यूं भी, एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम कॉमन ले लें तो वी स्क्वायर ओवर आर माइनस जी, और कहते हैं ये टेंशन क्या है, ये मिनिमम है। डी पॉइंट पर अगर हम देखें तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अपवर्ड को ग्रेटर लेंगे, डाउनवर्ड को नेगेटिव, क्योंकि रिजल्टेंट कहाँ है, सेंटीपिटल टुवर्ड सेंटर है, तो टेंशन ग्रेटर लेंगे। और यहां से हम अगर टेंशन को कैलकुलेट करें तो टेंशन किसके इक्वल आएगा, सेंटीपिटल फोर्स और वेट के सम के। अब यहां से मैं टेंशन का फार्मूला एम कॉमन लेकर लिखूं तो ये वी स्क्वायर ओवर आर प्लस जी के इक्वल आएगा, और ये जो टेंशन है मैक्सिमम है। और जहां पर टेंशन मैक्सिमम होती है वहीं पर स्ट्रिंग के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, और जहां टेंशन मिनिमम होती है वहां ब्रेक होने के चांसेस सबसे कम होते हैं। फिर एक कंडीशन और भी पूछी जाती है टॉप पॉइंट के ऊपर, कि टॉप पॉइंट के ऊपर अगर वी स्क्वायर ओवर आर की वैल्यू, ये सेंटीपिटल एक्सलेशन है, अगर जी के इक्वल आए तो फिर हमारे पास टॉप पॉइंट के ऊपर जो टेंशन होती है मिनिमम और कितनी होती है, 0। हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड करें। अगर मैं यहाँ वेलोसिटी को फाइंड करना चाहता हूँ, वेलोसिटी अलॉन्ग टेंजेंट है, तो इसका फार्मूला मैंने बताया था कैसे सॉल्व होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, √3gr। टॉप पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी को कैलकुलेट करना हो, इसका फार्मूला होता है √gr। और अगर बिल्कुल बॉटम के ऊपर वेलोसिटी को फाइंड करना हो तो इसका फार्मूला होता है √5 टाइम्स gr। और यहाँ भी सी भी बता दूं कि सी पर भी अगर वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला सेम वही होगा जो ए पर है, √3gr। और यहाँ वर्टिकल सर्कल में मैं आपको एक शॉर्टकट भी लिखवा दूं, इसका मैंने जिक्र किया था टेस्ट में भी, कि वर्टिकल सर्कल में अगर हमें किसी पॉइंट के ऊपर टेंशन फाइंड करनी हो और किसी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी हो इन पॉइंट्स के अलावा भी, तो वो शॉर्टकट क्या है, वेलोसिटी का जो शॉर्टकट हमारे पास है दैट इज √3 टाइम gr प्लस 2gr cos थीटा। और जो हर पॉइंट पे टेंशन का शॉर्टकट मैंने बताया था वो क्या था, वो था g cos थीटा प्लस v स्क्वायर ओवर r। अब थीटा क्या है, जब बॉडी वर्टिकल सर्कल में रोटेट कर रही होगी तो बॉटम पॉइंट के रेफरेंस से जो उसका एंगल होगा, अगर बॉडी यहां पर है, यहां पर एंगल 0 है, इसके बाद वो जितना भी एंगल मूव करती है ये एंगल थीटा है। आप इस शॉर्टकट को अप्लाई करके देख सकते हैं, जब बॉडी पॉइंट ए पर आएगी तो पॉइंट ए के ऊपर एंगल कितना होगा, 90। पुट करके देखिएगा आंसर यही आएगा। जब बॉडी पॉइंट बी पर आएगी तो पॉइंट बी के ऊपर एंगल कितना आएगा, 180। जब बॉडी पॉइंट सी पर आएगी एंगल कितना आएगा, 270, और यहाँ पर 0। चेक कर लीजिएगा इस शॉर्टकट से
जो मैंने ऊपर रिजल्ट लिखे हैं वही आपका आंसर आएगा।